आज का दिन राजीव के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। अपनी पहली बीवी माधवी से धोखा खाने के बाद उसकी दूसरी शादी रिधिमा से हुई थी और गृह प्रवेश की रस्म चल रही थी। रिधिमा ने लुटिया पर पैर मारा और फिर आगे कदम बढ़ाया। मम्मी जी ने उसकी आरती उतारी और फिर उसको और राजीव को अपने साथ उसके कमरे में लेके चली गई। महेश की नजर जब जमीन पर बिखरे चावलों पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कलश से गिरे चावलों का रंग लाल हो चुका था, जो कि अनहोनी की निशानी होती है। रात के तकरीबन 3 बजे पल्लवी को चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज सुनाई देने लगी। उसने उठकर इधर उधर नजरें घुमाई तो कमरे में कोई नहीं था। उसने महेश को उठाना जरूरी नहीं समझा और उसने सोचा शायद नई बहू को किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए अपने कमरे से बाहर निकल आई होगी। ऐसा सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकली। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा कि रिधिमा हॉल में दीवार के पास खड़ी नाखूनों से उसे खरोच रही है। उसकी दीवार पर खरोचने की वजह से ही उसकी चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज शोर कर रही थी। बहू, अरे ओ बहू, अरे ये तुम क्या कर रही हो? कहते हुए वो उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगी, लेकिन रिधिमा कोई भी जवाब दिए बिना बेसब्री से दीवार खरोची जा रही थी। पल्लवी ने उसके करीब जाकर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो रुक गई। बहू, तुम ठीक तो हो? अचानक से रिधिमा ने उसकी तरफ पलटकर जैसे ही देखा, पल्लवी की आंखों में खौफ नजर आने लगा। रिधिमा की आंखें लाल लाल चमक रही थी और हाथों के नाखून मानो किसी तेज बाज के पंजों की तरह नुकीले हो चुके थे। रिधिमा ने तेज आवाज करते हुए उसके मुंह पर एक पंजा मारा और पल्लवी जमीन पर गिर पड़ी। पल्लवी के मुंह से खून आने लगा और वो तेज आवाज में कराहने लगी। महेश, ओ राजीव, महेश, महेश, राजीव। क्या हुआ सासू माँ, नई दुल्हन पसंद नहीं आई क्या? कहते हुए रिधिमा ने उसे खड़ा किया और अपने तेज पंजे के नाखून से किसी चाकू की तरह उसके गले पर हमला कर दिया। उसकी 4 उंगलियां पल्लवी के गले में काफी अंदर तक चली गई और उसके गले से खून की धार छूट पड़ी। उसके गले पर इस तरह हमला होने से वो चिल्लाने लायक भी नहीं रही और जमीन पर गिरकर कुछ सेकंड तड़पने के बाद ही उसकी मौत हो गई। सुबह अलार्म की आवाज से राजीव की आंख खुली। उसने उठते ही सबसे पहले रिधिमा का चेहरा देखा। वह बेखबर उसकी बराबर में सोई हुई थी। उसने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। राजीव, बेटा राजीव। अचानक से कमरे में महेश की खौफ से भरी आवाज आई, जिसको सुनकर राजीव घबरा गया और रिधिमा भी हड़बड़ाकर जाग उठी। हाँ, क्या हुआ राजीव? ये पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? पता नहीं क्या हो गया, चलो चलकर देखते हैं, कहकर वो दोनों कमरे से बाहर निकले। राजीव, बेटा राजीव। सामने का मंजर देखकर राजीव पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी माँ जमीन पर मरी पड़ी थी और पापा उसके सर को गोद में रखे हुए रो रहे थे। राजीव की चीख निकल पड़ी और वो भी माँ के पास जाकर उनको जगाने की कोशिश करने लगा। रिधिमा भी उनके पास जाकर रोने लगी और राजीव को हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करने लगी। एक दिन पहले जिस घर में खुशियों की दीप जल रहे थे, आज उसी घर में मौत का मातम फैल गया।
पल्लवी की मौत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि आखिर उसको इतनी दर्दनाक मौत किसने दी। अब पल्लवी की जगह रिधिमा ने ही घर संभाल लिया और कुछ दिन इसी तरह निकल गए। एक दिन महेश शाम के वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा पल्लवी को याद कर रहा था। तभी उसको हॉल में रिधिमा के चिल्लाने की आवाज आई। बाबूजी, बाबूजी बचाइए, बाबूजी बचाइए। उसकी चीख सुनकर महेश जल्दी से हॉल की तरफ भागा। बाबूजी, बाबूजी बचाइए। उसने देखा कि रिधिमा जमीन से 5 फीट ऊपर हवा में उठी हुई है और चिल्ला रही है। बेटी, ये क्या हो रहा है? तुम ऐसे कैसे? उसने डरते हुए कहा और अगले ही पल रिधिमा वापस जमीन पर आई और उसका गला पकड़ लिया। महेश ने रिधिमा की आंखों में देखा तो वो लाल अंगारों के जैसी चमक रही थी और चेहरा सांवला पड़ चुका था। कुछ नहीं हुआ बाबूजी, मैं तो बस देख रही थी कि आप अपनी नई दुल्हन से कितना प्यार करते हैं। इतना कहकर उसने अपनी उंगलियां उसकी आंखों में मारी। फिर टेबल से फ्लावर वेस उठाकर उसके सर पर मार मार कर उसे ढेर कर दिया। शाम को जब राजीव घर आया तो उसने अपने पिता को मरा हुआ पाया और उसके बराबर में रिधिमा बेहोश पड़ी थी। उसके गम का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पहले अपने पिताजी को देखा और फिर रो पीट कर रिधिमा को जगाया। होश में आने के बाद वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं। अब घर में सिर्फ रिधिमा और राजीव ही बचे थे। अपने पेरेंट्स की मौत के बाद राजीव को खुद को संभालना काफी मुश्किल तो था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिर से नॉर्मल होता चला गया। एक रात दोनों सोने से पहले अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। अचानक रिधिमा को महसूस हुआ कि कोई उसका गला पकड़कर दबा रहा है और उसने बचाव में अपनी गर्दन पकड़ ली। ये देखकर राजीव डर गया और उससे बोला, रिधिमा, क्या हुआ रिधिमा तुमको? कहकर राजीव ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, रिधिमा ने उसको जोर से झटकार दिया और फिर बेड के नीचे जा गिरी। अब उसका एक पैर अपने आप हवा में ऊपर की तरफ उठ गया, जैसे कि किसी ने पकड़ कर उठाया हो, और वो चिल्लाने लगी। अब वो तेजी से घसीटती हुई कमरे के बाहर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके घसीटते हुए ले जा रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। वो घसीटते हुए चिल्ला रही थी और राजीव उसके पीछे भागा आ रहा था। हॉल से होते हुए वो मेन डोर की तरफ गई और वो दरवाजा भी अपने आप खुल गया। फिर वो उससे होते हुए बाहर निकल गई और लॉन में घिसटने लगी। राजीव अभी भी डरा हुआ उसके पीछे भागा आ रहा था, लेकिन उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। अब वो लॉन में काफी अंदर एक हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां की मिट्टी थोड़ी गीली थी और उस पर पैर रखना भी मुश्किल था। मतलब अगर कोई उस पर पैर रखता तो उसी टाइम उसका पैर जमीन के अंदर चला जाता। वहां पहुंचते ही रिधिमा जमीन के अंदर जाने लगी। वो लगातार चिल्ला रही थी और उसकी दोनों टांगे अब घुटनों तक जमीन में आ चुकी थी। जब राजीव ने उसका हाथ पकड़ा तो वो कमर तक जमीन के अंदर समा चुकी थी। राजीव ने उसको वहीं रोक लिया और फिर उसे वापस ऊपर खींचने लगा। उसकी हालत खराब हुए जा रही थी और रिधिमा भी लगातार चिल्ला रही थी। राजीव ने रिधिमा का दूसरा हाथ भी पकड़ा और फिर उसको जोर लगाकर खींचा। ऐसा करने से रिधिमा बाहर निकल आई और राजीव भी ऐसा करते हुए जमीन पर गिर चुका था। रिधिमा की यह देखकर चीख निकल गई कि उसके पैरों में कोई लिपटा हुआ है। राजीव भी यह देखकर हक्का बक्का सा रह गया कि रिधिमा के पैरों में एक लड़की लिपटी हुई थी। रिधिमा ने छटपटाकर खुद को उससे छुड़ाया तो पता लगा कि वो किसी लड़की की लाश थी
रिधिमा तेजी से खड़ी हुई और उसने उस लड़की का चेहरा देखा, जिसको देखकर पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि राजीव की पहली पत्नी माधवी की थी। यह देखकर रिधिमा चौंक पड़ी और फिर उसने राजीव की तरफ शक की निगाह से देखा। राजीव, तुमने तो कहा था कि माधवी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी, तो इसकी लाश तुम्हारे लॉन में क्या कर रही है? राजीव समझ गया कि अब वो सच को और नहीं छिपा सकता, इसलिए उसने हार कर बताना शुरू किया। मैं रिधिमा के पापा की कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय था, लेकिन मैं चाहता था कि उस कंपनी में 50% का मालिक बन जाऊं। और माधवी एक सांवली लड़की थी जिसका कोई चाहने वाला नहीं था। मैंने उससे प्यार का नाटक करके उससे शादी कर ली। उसके डैडी ने मुझे कंपनी में आधे हिस्से का मालिक बना लिया और रहने के लिए घर भी दे दिया। अब अपने प्लान के हिसाब से मम्मी, डैडी और मैंने माधवी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो आत्महत्या कर ले या फिर मुझे छोड़कर चली जाए। लेकिन वो खूब हमारे जुल्म बर्दाश्त करती और यही रहकर हमें खुश करने की कोशिश करती। आखिरकार तंग आकर हमने उसको मारना ही सही समझा और एक गुड बाय नोटिस लिखा जो कि उसी के नाम से था। उसमें लिखा कि मैं अपने पति के अलावा किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। उसको मारकर हमने लॉन में दफना दिया और पुलिस स्टेशन जाकर उसकी FIR करके वो नोटिस वहाँ सबमिट कर दिया। इस तरह किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो नोटिस झूठा था और हम चैन से इस घर में रहने लगे। इतना कहकर वो चुप सा हो गया और रिधिमा बोली, तुम्हारा ये नया रूप देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे लालची और खूनी इंसान से शादी की है। इतना कहकर वो रुक गई और उसका स्वभाव अचानक से बदल गया। उसके शरीर में माधवी की आत्मा समा चुकी थी। वह राजीव का गला पकड़कर बोली, मैं चाहूं तो तुझे भी तेरे माँ बाप की तरह रिधिमा के जरिए सजा दे सकती हूँ, लेकिन मुझे तेरी सच्चाई सबके सामने लानी है। बता, मेरे हाथों मरेगा या फिर पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करेगा? बोल। राजीव की आंखों में अब खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गले से आवाज निकाली, मुझे माफ कर दो, मैं पुलिस को जाकर सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। सुनकर रिधिमा जोर जोर से हंसने लगी और फिर नॉर्मल हो गई। राजीव के दिल में अब माधवी का डर बैठ चुका था, इसलिए उसने देर ना करते हुए पुलिस को कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आई और राजीव ने उनके सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर डाला। पुलिस ने माधवी की लाश को फॉरेंसिक में भेज दिया और राजीव को हिरासत में ले लिया। अगले दिन फॉरेंसिक जांच के बाद माधवी की बॉडी को उसके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब राजीव जेल में बैठा अपने कर्मों की सजा काट रहा था। पूरा हुआ मेरा बदला पूरा हुआ।